हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी मित्रों। साथियों, आप सभी का फर्स्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है 9 अप्रैल को। उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हिंदी व उत्तराखंड पर आधारित प्रैक्टिस सेट। मित्रों, इससे पहले मैं आपको हिंदी व उत्तराखंड पर आधारित प्रैक्टिस सेट के ऊपर 3 वीडियोस दे चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर दूंगा मित्रों। आप लोग वहां जाकर के उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में मित्रों, आपके एग्जाम में जीके जीएस का अच्छा खासा पोर्शन, अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी के लिए मैंने आपके लिए एक जीके जीएस व उत्तराखंड पर आधारित प्रैक्टिस सेट भी बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक शेयर कर दूंगा मित्रों। आप लोग जाकर के उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। मित्रों, आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है मित्रों आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मित्रों, आप सभी के स्क्रीन पर ऑप्शन होंगे। मैं किसी प्रकार का इसमें पेन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप लोगों ने सिर्फ अपना क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो पॉज करनी है, अपना आंसर लगा लेना है और वीडियो प्ले करके अपना आंसर चेक कर लेना है। साथ ही साथ में मित्रों, मैं इसमें आपको ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो आप लोग उसे भी नोट करते रहना। तो मित्रों, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था फिजी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है मित्रों। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो मित्रों 1975 में ना नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था तथा 1976 में मॉरिशस में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और अभी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है मित्रों? तो फिजी में आयोजित हुआ है फरवरी 2023 में। अगला प्रश्न हमारा, कोसी का घटवार रचना किसकी है? मित्रों, यह रचना काफ़ी ज़्यादा बार हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिली है। लगभग 2 से 3 बार हमारे आयोग ने यह प्रश्न पूछा हुआ है हमसे। तो मित्रों, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कोसी का घटवार रचना है शेखर जोशी जी की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। शेखर जोशी जी अभी हाईलाइटेड है मित्रों। कैसे हाईलाइटेड है? अभी 4 अक्टूबर 2022 को पिछले साल इनकी मृत्यु हुई थी। तो अभी ये हाईलाइटेड है, हमारे उत्तराखंड से संबंधित है मित्रों। तो आप लोगों ने इनके बारे में ध्यान रखना है कि 1932 में औलिया गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था मित्रों और अभी 4 अक्टूबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कोसी का घटवार, दाजू, नौरंगी, बीमार है तथा बदबू। यह कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोग आगे इनके बारे में और भी चीज़ें देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरिशंकर परसाई को वर्ष 1982 में उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। हरिशंकर परसाई जी को विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए वर्ष 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मित्रों। मित्रों, एक तथ्य आपने और ध्यान रखना है कि प्रेमचंद के फटे जूते, हम लोग इस रचना का अगर हमसे पूछा जाता है तो हम लोग अगर ऑप्शन में प्रेमचंद दिखता है तो हम प्रेमचंद लगा देते हैं। लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है कि प्रेमचंद के फटे जूते रचना हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई थी और यह काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, काफ़ी ज़्यादा बार हमारे एग्जाम में पूछी भी गई है। दोनों ही रचनाएं आप लोगों ने ध्यान रखनी है मित्रों। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी की है, जबकि विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए हरिशंकर परसाई जी को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यामा काव्य संग्रह मित्रों महादेवी वर्मा जी का है, जिनके लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि जो कंकाल उपन्यास है मित्रों, यह हमारे जयशंकर प्रसाद जी का है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में लुंठित वर्ण बताइए। तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। आप इसमें से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी। जो रॉ है हमारा, वह हमारा लुंठित वर्ण होता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है मित्रों। लेकिन अगर आपसे कभी बोला जाए प्रकंपित वर्ण कौन सा है, तो मित्रों लुंठित और प्रकंपित दोनों ही वर्ण हमारे, दोनों ही किसके लिए प्रयोग में आने वाले शब्द हैं? हमारे रॉ के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। तो लुंठित या प्रकंपित वर्ण हमारा रॉ होता है। अगर आपसे पूछा जाए पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है, तो मित्रों पार्श्विक वर्ण हमारा ला होता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर आपसे बोला जाए कि इन चारों में से अर्धस्वर कौन कौन से हैं, ठीक है मित्रों, तो य और जो वो है ना, यह दोनों ही हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यह चिन्ह जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मित्रों कौन सा है? तो मित्रों, आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। उपविराम इस चिन्ह का नाम है। लेकिन मित्रों, ये जो आप लोग देख रहे होंगे ना, ये 2 बिंदु वाला जो चिन्ह है, ये आप लोग बोलेंगे कि यह तो विसर्ग की मात्रा भी होती है। तो हाँ मित्रों, ये विसर्ग की मात्रा भी होती है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने उस समय चलना होगा। अगर वो आपसे बोलता है कि यह मात्रा कौन सी है, तो तब आपने लगाना है विसर्ग में। लेकिन अगर वो आपसे बोलता है यह चिन्ह कौन सा है, तो मित्रों यह चिन्ह उपविराम का चिन्ह है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में अशुद्ध वर्तनी बताइए।
तो मित्रों आप लोगों ने इसमें से 3 सही हैं और एक गलत वर्तनी है हमारी, आप लोगों ने उसे पहचानना है। तो मित्रों इसमें से जो ऑप्शन डी है ना वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भुक्कड़ लिखा है वो हमारा गलत लिखा गया है, जबकि जो रचयिता है, सुई है तथा ईर्ष्या है, यह तीनों ही शब्द हमारे सही हैं। मित्रों जो सुई शब्द है ना उसमें हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग जो इसमें ऊ की मात्रा लगी होती है ना वो हम छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं, जिस वजह से हमारा यह गलत हो जाता है। मित्रों इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, आप लोगों ने ध्यान रखना है। जबकि जो ऑप्शन डी हमारा गलत हो रहा है, इसमें जो आधा ख है ना, इस आधे ख की जगह हमारा आधा क आएगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक ही विषय पर कोई सरकारी पत्र सभी राज्य सरकारों व अधिकारियों को व कई लोगों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों परिपत्र वह कहलाता है। परिपत्र क्या होता है मित्रों, जब एक सरकारी पत्र होता है ना वो कई सारे लोगों को एक साथ भेज दिया जाता है तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। तो आप लोगों ने इसको भी ध्यान रखना है। अनुस्मारक पत्र क्या होते हैं मित्रों, अनुस्मारक पत्र वो होते हैं, पहले पहले हमने किसी को कोई पत्र भेजा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो उस पत्र की याद दिलाने के लिए जो हम पत्र भेजेंगे ना तो उस पत्र को हम कहेंगे अनुस्मारक पत्र। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। प्रतिवेदन क्या होता है, किसी घटना, कार्य आदि के संबंध में छानबीन पूछताछ करने के बाद तैयार किया गया विवरण जिसे हम अपने अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं उसे कहते हैं हम लोग प्रतिवेदन। बाकी अधिसूचना आप सभी जानते होंगे मित्रों, सरकारी गजटों में प्रकाशित होती है जनसाधारण को सूचना प्रदान करने के लिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है मित्रों, आप लोगों ने बताना है। आप सभी ने अपने अपने आंसर लगा लिए होंगे मित्रों। इसमें से जो ऑप्शन बी है ना वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संदेह अलंकार इसमें मौजूद है। अब मित्रों देखो आप लोगों ने संदेह अलंकार को कैसे पकड़ना है, आप लोगों ने पंक्तियों में देखना है, अगर इसमें लगा है कि, अथवा, या, ये 3 शब्द अगर किसी पंक्ति में लगे हैं तो आप लोगों ने पहचान लेना है कि इस पंक्ति में संदेह अलंकार मौजूद है। और इन पंक्तियों में हमें है कि देखने के लिए मिल रहा है, तो इसलिए इसमें संदेह अलंकार होगा। अगला प्रश्न हमारा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। अर्थ की दृष्टि से हमारे वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब ये 8 भेद कौन कौन से होते हैं मित्रों, तो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, यह 8 हमारे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, रचना या बनावट की दृष्टि से मित्रों वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य, यह 3 हमारे रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आखू शब्द किसका पर्यायवाची है। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसमें से जो ऑप्शन ए है ना चूहा, आखू शब्द चूहे का पर्यायवाची है मित्रों। बात करी जाए मतंग की, तो मतंग किसका पर्यायवाची है, मतंग हाथी का पर्यायवाची है मित्रों। त्रियामा रात का पर्यायवाची है तथा त्रिपथगा गंगा नदी का पर्यायवाची है। आपने चारों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। क्रिया विशेषण आप सभी जानते होंगे, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं मित्रों, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो शब्द हमारे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण के हमारे मित्रों 4 भेद होते हैं। और ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यह 4 हमारे क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिमूल्यन शब्द का विलोम क्या होगा। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो ऑप्शन बी है ना वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिमूल्यन शब्द का विलोम अवमूल्यन होगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, सदाचार शब्द में कौन सी संधि है। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा कि सदाचार शब्द में हमारी व्यंजन संधि मौजूद है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे बोला जाए सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मित्रों सदाचार का संधि विच्छेद होगा सत धन आचार। सत धन आचार, इसमें हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा सदाचार का। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी राष्ट्रपिता नाम से जाने जाते हैं, वाक्य में गांधी जी कौन सी संज्ञा हैं। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, आपसे संज्ञा पूछी गई है इसमें। तो मित्रों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो गांधी जी शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मित्रों आप सभी कह रहे होंगे कि गांधी शब्द तो बहुत सारे लोगों को प्रतिष्ठित करता है, एक कास्ट है, तो मित्रों यह जातिवाचक संज्ञा में जाना चाहिए था।
लेकिन मित्रों आप सभी जानते हैं इसमें पहली लाइन क्या बोली गई है, आप लोग देख रहे होंगे कि गांधी जी राष्ट्रपिता नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं। तो ये जो गांधी शब्द है अब यह जातिवाचक ना होकर के क्या बन गया है, व्यक्तिवाचक शब्द बन गया है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मौजूद होगी। अगला प्रश्न है हमारा, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है। तो मित्रों आप लोगों ने बताना है कि पंक्तियों में आप कौन सा सर्वनाम है। तो मित्रों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजवाचक सर्वनाम इसमें मौजूद है मित्रों। अब निजवाचक सर्वनाम की पहचान के लिए आपने देखना है आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ऐसे शब्द अगर आपको दिखते हैं तो उसमें निजवाचक सर्वनाम होगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें जो ये आप है ना मित्रों, इस आप का मतलब वो वाला आप नहीं है, इस आप का मतलब है खुद के लिए, स्वयं, यानी कि यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, इसके लिए ये वाला आप हमारा प्रयोग में आया है। अगला प्रश्न है हमारा, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में कौन सा विशेषण है। तो मित्रों आप लोगों ने बताना है कि ये जो शब्द है ना, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें से हमारे चार शब्द हमें दिए गए हैं, मदन, काली, खेलने और पतलून। इन चारों शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है आप लोगों ने पहचानना है। आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन बी है ना काली, वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह हमारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो पतलून शब्द की विशेषता बता रहा है काली शब्द, यानी कि जो पतलून तो पहन कर आया है, लेकिन पतलून कैसी पहन कर आया है, काली पतलून पहन कर आया है। तो काला क्या हो गया मित्रों, उसका गुण हो गया है। तो इसलिए इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हमें देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, संरक्षण शब्द में उपसर्ग है। तो मित्रों आप लोगों ने बताना है कि संरक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन डी है ना वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संरक्षण शब्द में सम उपसर्ग मौजूद है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग सन जो है ना, यह इन दोनों में से किसी न किसी ऑप्शन को हम लोग टारगेट कर देते हैं, वहाँ पे टिक कर आते हैं। तो मित्रों आप सभी ने ध्यान रखना है कि संरक्षण शब्द में सम उपसर्ग मौजूद है। अगला प्रश्न है हमारा, खुजली शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो मित्रों आप लोगों ने बताना है कि खुजली का तत्सम रूप यानी संस्कृत वाला शब्द क्या होगा। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा मित्रों, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खुजली शब्द का तत्सम शब्द मित्रों खरजूर होगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सियाल का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कि सियाल किसका तत्सम रूप है, तो साला का तत्सम रूप है मित्रों यह। अगर आपसे पूछा जाए हरिद्रा, तो हरिद्रा हल्दी का तत्सम रूप है। व स्वसुर ससुर का तत्सम रूप है। आप लोगों ने चारों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, गड़बड़ शब्द कैसा शब्द है। तो मित्रों आप लोगों ने बताना है कि गड़बड़ शब्द कैसा शब्द है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली या फिर देशज शब्द। तो मित्रों गड़बड़ शब्द हमारा देशज शब्द है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि इस प्रकार के शब्द आप लोगों को एक बार देख के खुद ही खुद समझ में आ जाएगा मित्रों। जैसे देखो गड़बड़, या फिर चप्पल, या फिर लोटा, पगड़ी, पेट। तो इस तरीके के जो गड़बड़, ये जो ऐसे शब्द है ना, ये देख के पता लग जाता है मित्रों कि हमारे लोकल में बने हुए शब्द हैं। तो ये देशज शब्दों की श्रेणी आप लोगों ने पहचाननी थोड़ी सी, एक आध बार आप लोग इन शब्दों को देख करके चले जाएंगे ना, तो आप कभी नहीं भूलेंगे फिर इन शब्दों को। ये इसी शब्द होता है, आप लोगों ने एक बार देखना है और हमेशा के लिए आप लोगों को यह सभी शब्द याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो मित्रों आप लोगों ने बताना है अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है। आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा मित्रों, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा मित्रों, अनुभवहीन व्यक्ति। आप सभी देखिए ना, मतलब कि कोई अंडा है, अंडे के अंदर ही कोई शहजादा है, मतलब अंडे के अंदर का कोई राजा है। अब उसकी दुनिया तो बहुत छोटी सी हो गई ना मित्रों, उसको बाहर का तो कोई अनुभव ही नहीं है, तो इसलिए वो किस लिए यूज हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति के लिए है हमारा मुहावरा इस्तेमाल में आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मित्रों, यहाँ से हमारी अब उत्तराखंड प्रारंभ हो रही है। 20 प्रश्न मैंने हिंदी के रखे थे और 30 प्रश्न मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड के। तो मैं अधिक से अधिक प्रयास करूंगा आप लोगों को उत्तराखंड में अधिक से अधिक फैक्ट्स बता सकूं, अधिक से अधिक तथ्य बता सकूं, जिससे आपको आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो मित्रों आप सभी के सभी बिल्कुल वीडियो पर बने रहिएगा और सभी जितने भी तथ्य मैं बताता हूँ उन सभी को नोट करते चलिएगा। तो मित्रों मानस खंड में अग्नि तीर्थ किसे कहा गया है, आप लोगों ने बताना है। आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा मित्रों, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानस खंड में अग्नि तीर्थ बागेश्वर को कहा गया है मित्रों। बात करी जाए अगर बागेश्वर की, तो मित्रों बागेश्वर नीलेश्वर व भीलेश्वर पर्वतों के बीच स्थित है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है मित्रों, जो बागेश्वर है वह नीलेश्वर व भीलेश्वर पर्वतों के बीच है, वह सरयू व गोमती के संगम पर स्थित है। आपने दोनों को ही ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए बागेश्वर किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो नीलेश्वर व भीलेश्वर पर्वतों के बीच। तथा अगर आपसे पूछा जाए कि बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो मित्रों सरयू व गोमती के संगम पर हमारा बागेश्वर शहर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ किसे कहा गया है।
तो मित्रों आप सभी ने बताना है कि स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ किसे कहा गया है। आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा मित्रों। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है ना वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्कंद पुराण में चंद्रबदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। मित्रों बात करी जाए चंद्रबदनी माता के मंदिर की, तो यह टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। इससे प्रश्न पूछा गया था मित्रों कि यह किस पर्वत पर स्थित है। तो मित्रों चंद्रबदनी माता का मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर टिहरी गढ़वाल में स्थित है। साथ ही साथ में आपने ध्यान रखना है कि गढ़वाल में स्थित ना 4 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हमारा चंद्रबदनी माता का मंदिर है। अगला प्रश्न हमारा, भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो मित्रों चारों ग्लेशियर में से आपने बताना है कि भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। भिलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से होता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखेंगे मित्रों खतलिंग ग्लेशियर से, कि केदार खंड में स्फटिक शब्द खतलिंग ग्लेशियर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो महत्वपूर्ण है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, सांग चोकला दर्रा जोड़ता है। आपने बताना है मित्रों सांग चोकला दर्रा किन दो जगहों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों उत्तर काशी प्लस तिब्बत, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ अन्य दर्रे भी है मित्रों जो उत्तरकाशी व तिब्बत को जोड़ते हैं, आपने उनको भी नोट करते हुए चलना है। थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांग चोकला, ये 4 दर्रे मित्रों आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांग चोकला, इन चारों ही दर्रे उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ते हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कोटली भेल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लेना है जल्दी जल्दी कि मित्रों कोटली भेल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा मित्रों। कोटली भेल परियोजना हमारी गंगा नदी पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल जिले में। देवप्रयाग में जब गंगा नदी बन जाती है ना अलकनंदा व भागीरथी के संगम के बाद से, तो गंगा नदी जब आगे बहती है तो उसी पे कोटली भेल परियोजना बनाई गई है। पूछा जाता है मित्रों किस स्टेट में है यह, तो सॉरी मित्रों किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस जिले में हमारी कोटली भेल परियोजना मौजूद है। तो टिहरी गढ़वाल जिले में गंगा नदी में हमारी परियोजना मौजूद है और 1000 मेगावाट की क्षमता वाली यह परियोजना है। अगला प्रश्न हमारा, शाहजफर किस शहर का प्राचीन नाम है। तो मित्रों आप लोगों ने बताना है कि शाहजफर किस शहर का प्राचीन नाम है। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। शाहजफर जसपुर का प्राचीन नाम है। तो मित्रों पहले इसका जो नाम था ना जसपुर का वह शाहजफर था, मगर क्या हुआ चंद वंश का एक राजमंत्री थे जसोधन, इन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था जसपुर कर दिया था। आप लोगों ने इसे भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, नारायण आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मित्रों आप सभी ने बताना है नारायण आश्रम की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा मित्रों 1936, यानी कि जो ऑप्शन ए है ना वह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नारायण आश्रम की स्थापना नारायण स्वामी जी के द्वारा पिथौरागढ़ में धारचूला के समीप 1936 में करी गई थी। आपने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है कि नारायण स्वामी जी के द्वारा नारायण आश्रम की स्थापना करी गई है। कहाँ करी गई है मित्रों, तो पिथौरागढ़ में धारचूला के समीप इसकी स्थापना करी गई है। कब करी गई है, 1936 में करी गई है। अगला प्रश्न हमारा, हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन मित्रों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पी.डी. बर्थवाल यानी पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन किया था। बात करी जाए पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की मित्रों, तो बचपन में यह अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य में डी.लिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे मित्रों। इन्होंने 1933 में हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय रचना के लिए इन्हें डी.लिट की उपाधि सौंपी गई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, स्थानीय भाषा में नौठा कहा जाता है। तो मित्रों आप लोगों ने बताना है कि नौठा किसे कहा जाता है, कौन से बद्री को हमारा नौठा कहा जाता है। पंचबद्री आप सभी जानते होंगे मित्रों, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योगध्यान बद्री और बद्रीनाथ हमारे पंचबद्री हैं। इसमें से आपने बताना है कि स्थानीय भाषा में नौठा किसे कहा जाता है। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आदि बद्री। आदि बद्री को स्थानीय भाषा में नौठा कहा जाता है। बात करी जाए आदि बद्री की, तो सभी बद्रियों में सबसे दक्षिण में आदि बद्री स्थित है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सभी बद्रियों में सबसे दक्षिण में कौन सा बद्री स्थित है, तो आदि बद्री स्थित है मित्रों। वह सभी बद्री में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित भी आदि बद्री ही है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जितने भी बद्री है ना हमारे पंच बद्री में से जो आदि बद्री है वह सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। बात करी जाए वृद्ध बद्री की, तो वृद्ध बद्री को मित्रों पहला बद्री कहा जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पंच बद्री में पहला बद्री किसे कहा जाता है, तो वृद्ध बद्री को पहला बद्री कहा जाता है। बात करी जाए भविष्य बद्री की, तो भविष्य बद्री से आपने ध्यान रखना है मित्रों कि भगवान विष्णु के आधे आकृति की पूजा करी जाती है भविष्य बद्री में।
क्योंकि मित्रों ये बोला जाता है कि ना जैसे जैसे कलयुग समाप्त होगा तो ये मूर्ति जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर यही जो हमारा सबसे पूजनीय वाला स्थान होगा वो भविष्य बदरी हो जाएगा। आप लोगों ने इतनी चीज़ें मतलब किंवदंती के तौर पर भी ध्यान में रखनी है। बात करें योग ध्यान बद्री की मित्रों, तो शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं ना तो बद्रीनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति योग ध्यान बद्री में स्थापित की जाती है। आपने इन सभी तथ्यों को यहाँ से ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न हमारा, डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा। डोला पालकी आंदोलन मित्रों 1930 में 1930 में जयानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। शिल्पकारों के अधिकारों से रिलेटेड यह आंदोलन था मित्रों। आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। अगला प्रश्न हमारा, विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है मित्रों। बात करी जाए अगर थड़िया नृत्य किस शैली का नृत्य है तो यह श्रृंगार शैली का नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि हारुल परात ये जो दो नृत्य हैं हमारे यह किस जनजाति से रिलेटेड है तो यह जौनसारी जनजाति के नृत्य हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हारुल और परात जौनसारी जनजाति के नृत्य हैं। जबकि विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है मित्रों। रणभूत कौथिक ये जो रणभूत नृत्य है ना यह टिहरी गढ़वाल का नृत्य है। आप लोगों ने ध्यान रखना है टिहरी में जो जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1960 से 64 के दौरान पे को स्वतंत्रता के बाद का हमारा पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था 1960 से 1964 में। बात करी जाए मित्रों अंग्रेजों के समय हमारे उत्तराखंड में कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे तो 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। और ब्रिटिश काल का 11वां व अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में गढ़वाल में इबर्सन के नेतृत्व में हुआ था। बाकी इनसे रिलेटेड मित्रों मैंने अन्य जो तथ्य थे जो कि नवा सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त है इन सभी तथ्यों के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। और जो मैंने आपको वन अधिनियम वाली वीडियो दी है उसमें पूरा अच्छे से मैंने डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया है। तो आप लोग जाकर के उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2005 में शामिल किया गया था। बात करी जाए मित्रों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कितने स्थलों को शामिल किया गया है हमारा तो मित्रों दो नेशनल पार्क जो है हमारे, एक फूलों की घाटी और दूसरा नंदा देवी। तो मित्रों इन दोनों को ही यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें से जो हमारा नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है इसे वर्ष 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जबकि जो फूलों की घाटी है मित्रों इसको वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है हमारा भीम ताल। अगर आपसे बोला जाए कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है तो मित्रों कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है हमारा नौकुचिया ताल। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है तो गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल हमारा सहस्त्र ताल है। आप लोगों ने ध्यान रखना है जो कि टिहरी गढ़वाल में मौजूद है। अगला प्रश्न हमारा, काली नदी की अंतिम वह सहायक नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है कौन सी है? तो मित्रों राज्य में प्रवाहित होने वाली वो नदी जो काली नदी से संगम करती है कौन सी आप लोगों ने बताना है। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा मित्रों। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लधिया नदी काली नदी की अंतिम वह सहायक नदी है जो राज्य में प्रभावित होती है और चूका नामक स्थान पर जाकर के यह संगम करती है काली नदी के साथ। आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैं काली नदी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ। सिर्फ 10 मिनट में मैंने आपको मैप से उसमें पूरी काली नदी तंत्र को समझाया हुआ है भली भांति। तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा कि राज्य की सबसे लंबी नदी हमारी काली नदी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। बात करें काली नदी की लंबाई की तो 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भागीरथी नदी मित्रों हमारी उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। वो अलकनंदा हमारी उत्तराखंड की तीसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। बात करी जाए यमुना नदी की तो मित्रों 136 किलोमीटर इसकी उत्तराखंड में लंबाई है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, हरिद्वार के कुंभ मेले को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। हरिद्वार के कुंभ मेले को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। साथ ही साथ में आपने ध्यान रखना है मित्रों जो रम्माण उत्सव है, रम्माण उत्सव को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? काफ़ी ज़्यादा बार हमारा यह प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों रम्माण उत्सव को वर्ष 2009 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न हमारा,
इंद्रप्रयाग व सुदर्शन क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए, जो देवप्रयाग है हमारा वह इंद्रप्रयाग व सुदर्शन क्षेत्र नामों से भी प्राचीन समय में जाना जाता था। तथा मित्रों देवप्रयाग को आप लोग सभी जानते होंगे कि अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम यहाँ पर होता है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि अलकनंदा व भागीरथी के संगम पर कौन सा क्षेत्र स्थित है, तो देवप्रयाग मित्रों अलकनंदा व भागीरथी के संगम पर स्थित है। और यहीं से जो है ना हमारी गंगा नदी गंगा नाम से जानी जाती है। इससे पहले यह दो धाराओं में अलकनंदा व भागीरथी की दो धाराओं में आ रही होती है और यहीं पर मिलकर के गंगा नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1822 में GW ट्रेल ने किस अंग्रेज अधिकारी की सहायता से उत्तराखंड का विस्तृत सर्वे करवाया था? तो मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए, आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है। तो मित्रों वर्ष 1822 में GW ट्रेल ने एक अधिकारी था ग्लिन, जो कि एक जज था मित्रों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1822 में ट्रेल ने ग्लिन जज की सहायता से उत्तराखंड का विस्तृत सर्वे करवाया था, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इस सर्वे में क्या हुआ था ना मित्रों, जो ग्लिन जज था इसने GW ट्रेल को कुली बेगार प्रथा को समाप्त करके खच्चर सेना के गठन का सुझाव दिया था। तो मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि कुली बेगार प्रथा को समाप्त करके खच्चर सेना का गठन का सुझाव GW ट्रेल को किसने दिया था? तो ग्लिन जज ने यह सुझाव दिया था मित्रों, जिसे ट्रेल ने स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पहले मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में कब की गई थी? तो मित्रों सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि भारत के पहले मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में करी गई थी। और अब आपने बताना है मुझे कि इसकी स्थापना कब करी गई थी नैनीताल में। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। वर्ष 1858 में भारत के पहले मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना करी गई थी। किसके टाइम पीरियड में करी गई होगी मित्रों? 1858 में कौन था हमारा कुमाऊं कमिश्नर? मित्रों आप सभी जानते होंगे 1856 से हमारा कुमाऊं कमिश्नर बन गया था हेनरी रैमजे। और हेनरी रैमजे के कार्यकाल में पादरी विलियम बटलर ने, किसने मित्रों? पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में भारत के पहले मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना करी थी। आपने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में सिविल पुलिस के स्थान पर राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू करी गई थी? आप लोगों ने बताना है मुझे। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। उत्तराखंड में सिविल पुलिस के स्थान पर राजस्व पुलिस की स्थापना वर्ष 1874 में करी गई थी। किसके समय में मित्रों? कौन था उसमें कुमाऊं कमिश्नर? तो हेनरी रैमजे के समय में करी गई थी। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्व पुलिस की व्यवस्था कब किसके शासनकाल में करी गई थी? तो मित्रों हेनरी रैमजे के टाइम पीरियड में 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू करी गई थी मित्रों। हेनरी रैमजे से आपने ध्यान रखना है कि रैमजे के कार्यकाल को ही उत्तराखंड में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मित्रों यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो हेनरी रैमजे के काल को कहा जाता है, जिसे हम लोग राम जी या फिर कुमाऊं का बेताज बादशाह नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, टिहरी रियासत के किस शासक ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की याद में टिहरी में घंटा घर का निर्माण कराया था? तो मित्रों आप सभी ने बताना है इस प्रश्न का आंसर। तो आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सुदर्शन शाह, यानी कि जो ऑप्शन बी है हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हुआ ये था सुदर्शन शाह ने ना, जिस समय हमारा देश 1857 की क्रांति को झेल रहा था, हमारे जो टिहरी रियासत के राजा थे वो घंटा घर का निर्माण कराने में बिजी थे महारानी विक्टोरिया की याद में। तो मित्रों सुदर्शन शाह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था और इन्होंने 1857 में ही महारानी विक्टोरिया की याद में टिहरी में घंटा घर का निर्माण भी कराया था। सुदर्शन शाह से आपने ध्यान रखना है मित्रों एक महत्वपूर्ण तथ्य कि राजधानी श्रीनगर से टिहरी 1815 में सुदर्शन शाह लेकर गया था। आप लोगों ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, टिहरी रियासत का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, टिहरी रियासत का शेरशाह सूरी नरेंद्र शाह को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। बात करी जाए नरेंद्र शाह की, तो यह कीर्ति शाह का पुत्र था। कीर्ति शाह के बारे में मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं मित्रों कि कौन कौन से उन्हें पुरस्कार मिले थे अंग्रेजों द्वारा, किस किस प्रकार से 11 तोपों की सलामी दी गई थी। इस सभी को मैंने अगले जो इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट दिया था ना आपको GK GS वाला, उसमें मैंने इन सभी तथ्यों के बारे में आपको बताया है। आप लोग जाकर के उसे भी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मित्रों टिहरी रियासत का शेरशाह सूरी कहा जाता है नरेंद्र शाह को, और यह कीर्ति शाह का पुत्र था। और इसके द्वारा करे गए कामों में हाईलाइट होता है इसने 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना करी थी। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए नरेंद्र नगर की स्थापना किसने करी है, तो नरेंद्र शाह ने करी है। कब करी थी मित्रों? तो 1921 में इसने नरेंद्र नगर की स्थापना करी थी और वर्ष 1925 में उसे राजधानी बनाया था। बात की जाए मित्रों नरेंद्र नगर की, तो उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? हमारा नरेंद्र नगर है। नरेंद्र नगर का है टिहरी गढ़वाल में मौजूद है मित्रों। और नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है? नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है मित्रों ओड़ाथली। आप लोगों ने ध्यान रखना है, ओड़ाथली नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है और नरेंद्र नगर हमारे उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा,
टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी। बात करें मित्रों इसके संस्थापकों की, तो इसके संस्थापकों में श्रीदेव सुमन, चंद्र सिंह गढ़वाली, नागेंद्र सकलानी, दौलत राम व परिपूर्णानंद थे। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी रियासत में एक हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो मित्रों नरेंद्र शाह के बारे में अभी मैं आपको पीछे चीज़ें बता चुका हूँ। एक चीज़ आप लोग और ऐड कर लीजिएगा उनके बारे में कि नरेंद्र शाह के द्वारा टिहरी रियासत में एक हाईकोर्ट की स्थापना करी गई थी और ये करी गई थी 1938 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान रख लेना है मित्रों कि टिहरी रियासत में हाईकोर्ट की स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा करी गई थी और कब करी गई थी? तो 1938 में करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, कालिदास ने अपनी किस रचना में गढ़वाल के लिए गौरी कुरु शब्द का प्रयोग किया है? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, यानी जो रघुवंश रचना थी कालिदास की, इसमें इन्होंने गढ़वाल के लिए गौरी कुरु शब्द का प्रयोग किया था। मित्रों एक तथ्य आपने ध्यान रखना है कि कालिदास का जन्म स्थान जो है ना कविल्टा, यह कालीमठ रुद्रप्रयाग के पास स्थित है, तो आपने इसे भी ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न हमारा, अल्मोड़ा में कुली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका जो ऑप्शन सी है जोध सिंह नेगी, वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अल्मोड़ा में कुली एजेंसी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो जोध सिंह नेगी जो कि एक तहसीलदार था, इसके द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना करी गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कुली एजेंसी का विचार, अल्मोड़ा में कुली एजेंसी का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था या फिर सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मित्रों गिरिजा दत्त नैथानी जी के द्वारा यह विचार दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, मोरध्वज किस शहर का प्राचीन नाम है? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा। मोरध्वज मित्रों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। मोरध्वज ऋषिकेश का प्राचीन नाम है मित्रों, आप सभी ने ध्यान रखना है। सॉरी मित्रों, कोटद्वार का प्राचीन नाम है हमारा मोरध्वज। मोरध्वज किस शहर का प्राचीन नाम है अगर आपसे पूछा जाता है तो कोटद्वार का प्राचीन नाम हमारा मोरध्वज है। बात करी जाए मित्रों हरिद्वार की, तो हरिद्वार का प्राचीन नाम है हमारा मायापुरी, और जबकि ऋषिकेश का प्राचीन नाम है हमारा वीरभद्र यानी कुब्जाब्रज इसका प्राचीन नाम है, व गोविशाण हमारे काशीपुर का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किस शासक ने दी थी? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, जिसके बाद यह गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। और मित्रों ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक चंद राजाओं में सबसे शक्तिशाली शासक हमारा गरुड़ ज्ञानचंद था। तो अगर यह प्रश्न भी पूछा जाता है तो आप लोगों ने ध्यान रख लेना है कि प्रारंभिक चंद राजाओं में सबसे शक्तिशाली शासक गरुड़ ज्ञानचंद था। आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है मित्रों तीलू रौतेली को, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है। वह अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो मित्रों कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है, वह इन्हें प्योला या पिंगला नाम से भी जाना जाता है। आपने ध्यान रखना है प्योला या पिंगला नाम से भी जिया रानी को जाना जाता है। अंतिम में आप लोग ध्यान रखेंगे मित्रों कर्णावती जी के बारे में कि नागकटी रानी इनको कहा जाता है। मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, आप सभी ने इसके सभी प्रश्नों को अटेंड किया होगा और आप सभी का अच्छा खासा स्कोर इसमें आप लोगों के लिए बन रहा होगा। तो मित्रों आपके आगामी एग्जाम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।